नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे ध्येय का टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट नंबर आपका 7 होगा, जो कि फेज 5 स्टार्ट हुआ ना, उसका 7वां टेस्ट होगा। इसमें अप्रैल मंथ का करंट अफेयर होगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट ये लेट हो चुका है क्योंकि संडे को हुआ था, आज शुक्रवार है, तो इसलिए जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर की क्लासेस के चक्कर में थोड़ा इसे नहीं करा पा रहे थे। फिलहाल सोचें आज इसे करवा देते, जैसा कि मैंने आप लोगों से सुबह कहा था कि हो सके तो टेस्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसी में आज ये टेस्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखा जाए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह मुख्य रूप से संचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कौन सा उपग्रह बताइए। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर यहाँ पे देखा जाए तो आपका इनसैट है, चंद्रयान 2 है, आपका कार्टोसैट फर्स्ट है और रिसैट 2 है। तो यहाँ पे इनसैट ही होगा, यही वाला होगा आपका आंसर। यहाँ पे बनेगा ए, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, गगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, ये तो सही हो गया। इसके बाद देखा जाए, कह रहा है ये केवल समुद्री अभियानों के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? तो गलत, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। ठीक है, चलिए ये आपका सही है, ये आपका गलत हो गया। तो आंसर केवल एक बनेगा, आंसर केवल एक आपका यहाँ पे बनेगा। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ यहाँ पे, जो गगन है तो एक तरह से जीपीएस होता है ना, ये जीपीएस होता है और इसको एक तरह से इसरो और जो भारतीय विमानपत्तन है उस प्राधिकरण, उसके द्वारा एक संयुक्त रूप से इसकी परियोजना है, मतलब बनाया गया था कुल मिला के। और गगनमुख जो गगन है, ये मुख्य रूप से नागरिक उड्डयन और वायु जो यातायात प्रबंधन है उसके लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवा प्रदान करता है। ठीक, अगला कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि विकास इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है। ठीक है, इसे 1970 के दशक में यहाँ पे क्या लिखा है, नंबी नारायण और उनकी टीम ने विकसित किया था। आपको यहाँ पे क्या बताना, आपको यहाँ पे बताना है उस उपयुक्त में से विकल्प चुनिए, कौन सा सही विकल्प चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है प्रश्न संख्या तीसरे के लिए। देखिए, तीसरे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विकास इंजन में क्रायोजेनिक इंजन ईंधन का प्रयोग होता है। नहीं, ये बात तो गलत है यहाँ पे, ये बात गलत जाएगी। दरअसल अगर मैं बात करूँ विकास इंजन में, तो क्रायोजेनिक ईंधन का नहीं बल्कि द्रव्य इंजन का प्रयोग होता है ना, यहाँ पे द्रव्य इंजन होगा, द्रव्य इंजन। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्रव्य इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ईंधन यहाँ करेगा ईंधन, ये गलत हो गया और ये आपका सही है। तो केवल दो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि इस्माइल बुद्धा जो ऑपरेशन था, ये किससे संबंधित था? 1974 में हुआ था ना, ये 1974 में हुआ था। ये दरअसल भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो पोखरण वाला हुआ था वहाँ पे। इस तरीके से देखा जाए तो आपको यहाँ पे 1974 यहाँ पे डेट बहुत जरूरी याद रखिएगा, 1974 में। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसीलिए टेस्ट यहाँ पे जरूरी है। कह रहा है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो आपका टीबी होती है, शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या बताइए, फेफड़ों को छोड़कर अन्य अंगों को ना। आपका आंसर यहाँ पे बनेगा क्या? आपका आंसर यहाँ पे बनेगा सी। ठीक, सी आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो ईपीटीबी होता है ना, तो इसका अर्थ बेसिकली क्या था, टीबी संक्रमण फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य भागों जैसे कि मस्तिष्क, आँख, इस तरीके से जो लिम्स नोड्स वहाँ पे होता है। अगला प्रश्न क्या कर आपका यहाँ पे छठा, कि ट्रेकोमा किस प्रकार का रोग होता है? तो ट्रेकोमा बेसिकली देखा जाए तो ये बैक्टीरियल संक्रमण है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? तो आंसर आपको यहाँ पे बन रहा है सी। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम अगर देखा जाए यहाँ पे तो लिख लीजिएगा आप लोग क्या, तो यहाँ पे CH क्लैमेडिया। ठीक है, क्लैमेडिया और ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस, तो ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है। अगला देखा जाए, जीनोम एडिटिंग के उपयोग के क्षेत्र में कौन से हैं? मतलब जो जीनोम एडिटिंग होता है उसके उपयोग के क्षेत्र कौन से हैं? जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 7 में, तो जैसे कि आपका चिकित्सा अनुसंधान में तो हो सकता है, रक्त कैंसर के उपचार में भी हो सकता है, कृषि फसलों के सुधार में भी हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा में इसका कोई संबंध नहीं। तो 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, वन जीन वन इंजाइम सिद्धांत अनुवांशिकी में क्रांति लाने का सिद्धांत था। इसे जॉर्ज विडल और एडवर्ड जो टैटम थे उन्होंने प्रतिपादित किया था। बताइए इनमें से क्या सही है? तो ये दोनों कथन सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आंसर लगा लीजिएगा, दोनों ही कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है आज का, यहाँ पे देखा जाए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका जो कोशिकांग है
उनमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है डीएनए, और केंद्रक में पाया जाता है ना, गोल्जी कॉइल में नहीं पाया जाएगा ना, गोल्जी कॉइल में नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेंगे, 1 2 4 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे टेरिडोफाइट्स में बीज होते हैं और जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, आपको सही बताना है। देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स की, तो इसमें बीज नहीं होते ना, इसमें बीज आपके देखा जाए तो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें बीज नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये बीज रहित पौधा होता है। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में बीज कैसे होते हैं, तो नग्न होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, तो केवल 2 सही बनेगा, केवल 2 सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कथन कारण है यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि कवक में, यहाँ पे देखा जाए तो कवक में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, और कारण कह रहा है कि कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो बताइए तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो कथन कारण दोनों से लग रहे हैं, आप व्याख्या भी कर रहा है, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। कुछ संरचना दी गई है और क्या दिए गए हैं यहाँ पे, तो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कंद है, सल्क कंद है, धन कंद है, और आपका प्रकंदन। जैसे कि यहाँ पे ट्यूबर है, बल्ब है, कौन है, राइजोम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंद, तो आलू होता है ना, ये तो आलू होगा, तो आलू मतलब आपके यहाँ पे जाएगा 2 पे, ठीक है। अगर बात करें सल्कंद, तो एक तरीके से देखा जाइए आपका क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका धन कंद है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे उल्टा बता रहा हूँ ना, ये धनकंद जो है ये अरबी होगा ना। और अगर स्कल सल्कंद की बात करें तो ये प्याज और लहसुन होते हैं ना, प्याज और लहसुन होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। और प्रकंदन की बात करते हैं यहाँ पे ये हल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बना, आंसर आपका बना ए आपका आंसर 2 1 3 4 है, देखा जाए 2 1 3 4 सही तो है, आपका आंसर ये बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है तो सही है। देख लेते हैं कौन से कथन सही है। जैसे कह रहा है कि नारियल अष्टफल है और उसका खाने योग्य भाग जो भ्रूण पोष होता है वो होता है। अनार खाने योग्य भाग बीज चोल अर्थात टेस्टा होता है। केला एक बेरी फल है और उसका खाने योग्य भाग मध्य एवं अंत फल भित्ति होता है। आम में खाने योग्य भाग को पुष्पासन कहते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत है ना। आम का जो फल होता है उसके खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मोसल कहते हैं कि मांसल कहते हैं। वैसे इंग्लिश में मुझे याद है मेसोक्राप कहते हैं ना, मेसोक्राप कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ये गलत जगह ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंपल सा लिख लीजिएगा मेसोक्राप कहते हैं इंग्लिश में, मेसो, ठीक है। यहाँ पे मेसोक्राप कहते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये गलत जगह, आंसर 1 2 3 बनेगा, 1 2 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो भैया सही है। आइए देखते हैं कौन से कथन सही है। प्रश्न संख्या 14 में तो पहला कह रहा है कि नींबू में डाई बैक जो कॉपर होता है उसकी कमी से होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कॉपर कमी से होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, नहीं गलत हो गया। ये दरअसल किसकी कमी से होता है, तो ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, अधिकता से नहीं, यहाँ से कमी से होता है, अधिकता से कोई रोग नहीं होता है, ठीक है। गाजर में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है, तो ये तो सही है आपका, ये आपका सही है। और मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ते की अधिकता से होता है, तो ये जस्ते की कमी से होता है, ना कि अधिकता से होता है, तो जस्ते की कमी से होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, कमी से होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। आंसर आपका सही बताना था, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी आपका आंसर बन गया। चलिए अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर CO2 से आती है ना, CO2 से आती है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी। निम्नलिखित जो युग्म दिए गए पर विचार कर बताना कि कौन से सही सुमेलित है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 16 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है कि जो पर्णपात रोकना, तो ये ऑक्सीजन रोकता है, तो ये सही तो है, ये आपका सही है, ठीक है। जड़ों की वृद्धि, तो ये IBA करता है, मतलब इंडोल आपका ब्यूटारिक जो अम्ल होता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए, कह रहा है कि जीर्णता रोकना, तो साइटोकाइनिन करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर ABA की बात करें तो जो आपका एबैसिक अम्ल होता है ना, ये सुप्तता बनाए रखता है, तो बिल्कुल रखता है। तो इस तरीके से सभी सही होंगे ना, आंसर ये लगाइएगा, सभी आपके यहाँ पे सही सुमेलित है, ठीक, सभी आपके सही सुमेलित है प्रश्न संख्या 16 के लिए। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 16 हो गया, 17 देखते हैं, 17 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। हाँ, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो युग्म है इन पर विचार करना और बताना है कि इनमें से कौन से आपके सही सुमेलित हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सूचकांक है और जारीकर्ता संस्था दी गई है, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स होता है ये IMF जारी करता है।
फिर कह रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत जो आपका समाधान नेटवर्क है ये जारी करता है। यहाँ पे देखा जाए ये तो सही है, तीसरा तीसरा आपका यहाँ पे सही है, ठीक, तीसरा आपके यहाँ पे सही है। फिर इसके बाद करें वैश्विक लैंगिक अंतराल तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये भी सही है। बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये IMF जारी करता है, बता रहा है ये गलत है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जारी करता है, तो यहाँ पे गलत जाएगा ना। ये आपका जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको, और प्लस इसके साथ कौन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, वित्त निगम, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बना, 2 और 3 बना, 2 और 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले क्या बना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आसियान है, एशियाई विकास बैंक है, बिम्स्टेक और संघाई सहयोग संगठन। SCO तो बना था आपका सबसे लेट ना, 2001 में बनता है, 2001 में बनता है SCO तो, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए सबसे लेट SCO ही बना है, तो इस हिसाब से देखा जाए 4 सबसे अंत में कहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे आसियान की स्थापना की, तो ये 1967 में बनता है। बात करें यहाँ पे जो एशियाई विकास बैंक है जिसको ADB कहते हैं, तो ये 1966 में बनता है। और अगर बात करें यहाँ पे आपका 66 में हो गया बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक बनेगा आपका 1997 में ना, 1997 में। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, तो ये बता रहा है आपका आंसर 2, 1 है, 3, 4, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाएगा, कह रहा है ये 66 है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो 19 का आंसर आपका यहाँ पे दिल्ली हो जाएगी, ठीक है, दिल्ली आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, विश्व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी थी, ये योजना नेहरू महानवोन्मेष मॉडल पर आधारित थी, औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.3% लक्ष्य के विरुद्ध 4.5% प्राप्त हुई थी, आपको यहाँ पे बताना है कौन से सही है। चलिए बताइए कि बात हो रही है किसकी, तो यहाँ पे बात हो रही है दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 को देखूँ, तो यहाँ पे पहला तो सही है, पहला तो आपका सही है, और ये योजना नेहरू महानवोन्मेष मॉडल पर आधारित थी, ये भी सही है, ठीक है, आपका 1 और 2 तो सही है। तीसरा गलत है, दरअसल दूसरी जो योजना थी इसमें आधारभूत जो चीजें रखी गई थी भारी उद्योग पर बल दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से 4% लक्ष्य 4.5% से कुछ कम वृद्धि यहाँ पे दर्शाई गई थी, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 1 और 2 सही है, 1 और 2 मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी बनेगा ना, डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 21वां प्रश्न है, ठीक है, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सरकारी नीतियों जो सरकारी नीतियां हैं उनको आर्थिक प्रभाव के सही रूप से मिलान करना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं हिनात प्रबंधन, हिनात प्रबंधन क्या होता है, हिनात प्रबंधन तो बेसिकली देखा जाए ना, तो ये आपका राजकोषीय घाटा बढ़ाना इससे संबंधित होता है, तो यहाँ पे चला जाएगा। अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन जो निर्गमन होता है, तो ये क्या करता है, तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा जो अधिशेष नोट छापना जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है, ठीक है। और उधार ऋण एवं साख नीति क्या करती है, तो एक तरीके से ऋण सुलभ होने से जो उपभोग या फिर मांग बढ़ती है, तो इस तरीके से कार्य शक्ति बढ़ने से बाजार में मांग अधिक हो जाती है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए मांग तीव्र वृद्धि के लिए है। और युद्ध जनित अनुत्पाद जो अनुपादक वह है उसमें देखा उत्पादन में कमी होती है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 मतलब आमने सामने सुमेल, आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर यहाँ पे बना डी, ठीक है, सॉरी ए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका देखा जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा 6वीं योजना में दिया गया था, 11वीं योजना का ध्येय तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। आइए आपको बताना क्या यहाँ पे कि सही कौन सा है। चलिए तो बताइए क्या सही है आपको यहाँ पे, प्रश्न संख्या जो आपका 22 है, तो 22 में अगर देखा जाए यहाँ पे तो पहला तो सही है, गरीबी हटाओ जो आपका नारा था ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस संबंधी मतलब उस समय दिया गया था 1974 से आपकी 74 से 79 तक चली थी ना, ये आपकी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें को याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बात आपकी सही जाती है, ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पे सही जाती है। हाँ दूसरा देखा जाए भोजन काम और उत्पादन का नारा ये आपका बता रहा है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं की है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत होगा, फिर से ये सही हो जाएगा, आपका 1 और 3 आंसर बन जाएगा, 1 और 3 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए अगला प्रश्न यहाँ पे कथन कारण है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, कारण कह रहा है यहाँ पे सरकार को सेवाओं व निर्माण लागत के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है।
तो बताइए तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 का आंसर क्या बन रहा है। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करा, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। 24वां प्रश्न निम्नलिखित जो युग्म है इनमें से बताना कौन सा एक आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो है, कौन से एक सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। बैंक है और कह सकते हैं क्या दिए गए यहाँ पे, तो स्थापना वर्ष अवध कमर्शियल बैंक 1894, 1894 81 में बनता है ना, ये गलत जगह 81 में, ये आरओ में पूछ चुका है 1881 में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक तो ये 1894 बनना चाहिए, ठीक है, ये गलत जगह यहाँ पे 1894 में, ये थोड़ा सा याद ये कर लीजिएगा आप लोग, ये प्रश्न बन सकता है ऐसा 1894 में। और बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था बताइए। तो ये सही है आपका, ये आपका यहाँ पे सही है। कब बना था 1770 में। बैंक ऑफ मद्रास तो ये कह रहा है आपका कब 1806 में, नहीं ये 1843 में, 1843 में, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या बना यहाँ पे, आंसर बना आपका यहाँ पे सी वाला। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वित्त आयोगों की अध्यक्षता के वर्ष के आधार पर पुराने से नए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले आंसर आपका बी लगा लीजिएगा, बी। तो 4 1 2 3। अब यहाँ पे केसी पंत जी की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये थे 1992 में, 1992 में, ठीक है। और सी रंगराजन की बात करें यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, ये 2002 में थे, ठीक है। और मतलब 12वीं जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे ये। डॉक्टर वाई बी रेड्डी की अगर बात करें यहाँ पे, तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी आपका 2013 में थे, 2013 में थे, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे 14वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष थे ये। और वाई बी चौहान की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये 1983 में थे, 1983 में, जो आपकी 8वीं वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिनी गुणांक के बारे में सही है। बताइए तो कौन सा कथन सही गिनी गुणांक के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि यह आय की असमानता को मापता है, बिल्कुल सही बात है, ये आय की असमानता को मापता है। तो कहने के बाद आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित योजनाओं को प्रारंभ वर्ष के अनुसार आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 27 में, तो कह रहा है कि स्वजल धारा कार्यक्रम राष्ट्रीय पेयजल मिशन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। तो सबसे पहले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1972-73 में, 1972-73 में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए स्वजल धारा कार्यक्रम, स्वजल धारा कार्यक्रम ये थोड़ा लेट आता है 2002 में, ठीक है। राष्ट्रीय पेयजल जो मिशन है इसकी अगर बात करें यहाँ पे, तो 1986 में, 1986 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कब आया था, तो ये 1991 में, 1991 में, 1991 में, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, डी बता रहा है, आंसर आपको यहाँ पे डी बता रहा है। चलिए आगे चला जाए। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर जो होते हैं ना, कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए कौन से शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यहाँ पे विद्युत है, उर्वरक इस्पात है, वस्त्र उद्योग नहीं है आपका, मतलब जो कपड़ा वाला होता है वो शामिल इसमें नहीं है। तो कितने कोर आपके सेक्टर हैं, कोर सेक्टर की बात करें यहाँ पे, कोर सेक्टर कितने हैं, तो 8 है ना, 8 है कोर सेक्टर, ठीक। जैसे कि कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, और उर्वरक इस्पात है, सीमेंट है, और विद्युत है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए आपका 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, कौन सा एक कथन आपके यहाँ पे असत्य है, ये प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का कह रहा है कि यजुर्वेद गद तथा पद दोनों में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही बात है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ठीक है। ऋग्वेद में पहला तथा 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, ये भी सही। अतरेव एवं गोपद अथर्ववेद के 2 ब्राह्मण है, गलत हो गया। ये दोनों ब्राह्मण किसके आपको पता होगा, बताइए तो। अतरेव और जो आपका एक तरह से देखा जाए गोपद, तो अतरेव तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, गोपद एक तरह से अथर्ववेद का है, ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का, ये आपका हो सकता है अथर्ववेद का ब्राह्मण है, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से किस या किन से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। 30 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए बृहत बृहद कथा मंजरी। तो बृहद कथा मंजरी मुद्रा राक्षस है और सरिता सागर है, तो ये सभी डालती है ना प्रकाश। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी डालेगी और ये भी और ये भी, तो इस तरीके से 1 2 3 आंसर बनेगा, सी वाला आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विमेल है, कौन सा एक आपको यहाँ पे देखा जाए तो विमेल है। तो बताइए तो कौन सा एक विमेल है। तो जैसे कि साहित्य और रचयिता है, तो प्रश्न संख्या 31 में देखा जाए तो नाट्य शास्त्र तो भरत, तो ये तो सही है। और गाथा गाथा सप्तशती हाल, ये भी सही है। स्वप्नवास वंदनम, वंतम कहते हैं इसको, वास की, ये भी सही।
सौंदरानंद, ये राजशेखर की नहीं है, कपूर मंजरी राजशेखर जी की है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर देखा जाए ये अश्वघोष से संबंधित है ना, अश्वघोष। ठीक है, तो अश्वघोष से संबंधित है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देवपाड़ा प्रशस्ति लेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो 32 का आंसर क्या बनेगा, तो 32 का आंसर विजय सेन से है। विजय सेन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये 1900 मतलब यहाँ पे देखा 1095 से लेके कब तक रहते हैं, तो 1198 तक रहते हैं, 1158 तक, माफ करिए 98 कह रहा हूँ। ये डेट बहुत जरूरी है, पूछे था कभी कभार, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, और यहाँ पे देखा जाए ये सामंत सेन, इनका इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये सेन वंश के संस्थापक थे ना। ठीक है, ये सेन वंश के संस्थापक थे, सेन वंश के संस्थापक, बस इतना याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, संस्थापक थे ये। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए, तो आंसर आपका ए बन गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, कथन कारण है। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या ये 33 है। चलिए, कह रहा है कि कथन, मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है, कारण कर वह इस्लामी कानूनों का अरक्षस पालन करता था। तो सही तो बात, इसलिए कहा जाता था कथन कारण, दोनों से आपका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के कारण मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, मराठा राजनीति का केंद्र पूना बन गया था। बताइए कौन सी संधि के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कौन सी संधि के बारे में यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका सुगौलक संधि हो जाएगी, या संगोलक संधि इसको कहते हैं। ठीक है, संगोलक संधि कब हुई थी, थोड़ा कमेंट में छापिएगा तो आप लोग। ठीक है, ये सब हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको पूर्व से आना है और पश्चिम की ओर जाना है, तो दर्शाना है। तो बताइए यहाँ पे आपका जो पहाड़ियाँ दी गई हैं, जैसे ग्वालगढ़ है, महादेव पहाड़ी है, सतमाला पहाड़ी है, आपका रामगढ़ पहाड़ी है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले क्या आएगी यहाँ पे, अगर पूर्व से जा रहे हैं तो पूर्व से मतलब इधर जा रहे हैं, इधर से हमें पश्चिम की साइड जाना है ना, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रामगढ़ आएगी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी सबसे पूर्व में आएगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्वालगढ़, जो आपका ग्वालगढ़ है, गाविलगढ़ कहते हैं, माफ करिए गाविलगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगी, फिर आपका देखा जाए, नहीं नहीं ये कहाँ पे, महादेव तो बच ही रहा है ना अभी, महादेव, महादेव पहाड़ी आएगी ना, महादेव पहाड़ी। ठीक, पूरब से आ रहे हैं ना, पूरब से। ठीक है, ये आपका हो गया वही झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया। उसके बाद आए महादेव पहाड़ी, फिर क्या आएगा, फिर तो यहाँ पे सतमाला तो महाराष्ट्र में, इसके बाद ये आपका देखा जाए, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं सही तो चल रहा है, ग्वालगढ़ आएगा इसके बाद, या फिर गाविलगढ़ कहते हैं इसको, गाविलगढ़। ठीक है, और फिर सतमाला आएगी, सतमाला अंतिम आना चाहिए। तो 4 सबसे अंतिम में आपके 3 ऑप्शन में, तो सबसे पहले 3, तो यहाँ से देखा जाए तो ऐसे भी आंसर आ सकता था। ठीक है, आपका आंसर यही बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा, तो बी। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 देख लेते हैं, निम्न में से कौन से अर्धचालक नहीं है, मतलब सेमी कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे बताइए कौन से अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, तो देखिए एलिमिनेशन से, चलिए कोई बात नहीं, एक ऑप्शन बच जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कौन से अर्धचालक नहीं है, तो जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है, हटाइए इसको भी, तो आपका 3 और आपके यहाँ पे 2 अर्धचालक नहीं है, तो 2 और 3 आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 36 के बाद 37 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र में है, कौन निजी क्षेत्र में है बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 37 में आपका क्या आंसर बनेगा, तो बोंगई गांव रिफाइनरी, तो ये तो निजी क्षेत्र में नहीं है। मंगलोर रिफाइनरी, ये भी नहीं है। अगर बात करें जामनगर रिफाइनरी है निजी क्षेत्र में, और वाडीनार भी है ना, वाडीनार भी है ना, जामनगर रिफाइनरी तो, और वाडीनार ये आपको एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में है, मतलब निजी क्षेत्र में है। इस तरीके से 3 और 4 आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक जुनता दल का सदस्य नहीं था, यहाँ पे जुनता नहीं जनता दल होना चाहिए था ना, नहीं जुनता दल बना था, जुनता दल बना था, माफ करिएगा, ये जुनता दल जो है बना था, ये आपका मेडवल हिस्ट्री में है। दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो जुनता दल का एक तरह से सदस्य नहीं था कौन, तो जुनता दल दरअसल नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था। तो इस किसने बनवाया था, तो सबसे पहले ये जुनता दल नूरजहां ने बनवाया था।
ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था। तो दरअसल अगर देखा जाए इसमें तो कौन शामिल नहीं था, तो शहजादा खुसरो शामिल नहीं थे इसमें। शहजादा खुसरो इसमें शामिल नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मिर्जा गयास बेग थे, आसफ खां थे, असमत बेग थे। ठीक है, और यहाँ पे एतमादौला थे ना, उन्हीं को तो मिर्जा गयास बेग कहते हैं। ठीक, सही है, चलिए। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो शहजादा खुसरो नहीं था, इसमें शहजादा खुर्रम शामिल था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं, बताइए तो। प्रश्न संख्या 39 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी, किसकी? उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब होती है? तो 1954 में कानपुर में। सही बात है, सही बात है। ठीक है, यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। आंसर आपका 1 और 2 सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए 39 हो गया, 40 देखते हैं। निम्नलिखित में को सही कार्यक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, सही कार्यक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, फरक्का समझौता, भारत सोवियत संघ समझौता। शिमला समझौता अभी हाल ही में आपको पता है कि ये मतलब इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो 1972 में ही होता है ना, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। करंट में था ये, 1972 में था ना शिमला समझौता। ठीक है, और अगर बात करें ताशकंद समझौता, ये आपका कब होता है? भारत पाकिस्तान के साथ साथ शिमला समझौता। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे ताशकंद समझौता, ये भी भारत पाकिस्तान के साथ है 1966 में ना, 1966। डेट बहुत जरूरी है, दो तो डेट याद होगी। ये थोड़ा सा आपका फर्क का समझौता, ये थोड़ा सा याद नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए 1986 में दरअसल भारत और बांग्लादेश के मध्य ये अंतिम रूप से वैसे हुआ था, अंतरिम रूप से ये 1975 में लागू हुआ था, लेकिन सही तरीके से 1996 में लागू हुआ था, तो 1996 मानी गई यहाँ पे। ठीक है, और जो भारत सोवियत संधि हुई थी, ये कब होती है? भारत सोवियत संधि ये 1971 में होती है, मतलब वही रूस के साथ। इस तरीके से देखा जाए आंसर क्या बन रहा था? आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए बी बता रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब 3 सबसे अंत में होना चाहिए, 3 सबसे अंत में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है, ये क्षेत्र विस्तार है किसका, बताइए। तो एक तरीके से प्रश्न 41 का आंसर मालवा का पठार का। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित जो युग्म है इन पर विचार कर बताना कि इनमें से कौन से सही युग्म है। तो कुछ आपके झील या ताल कह सकते हैं स्थान है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देवरिया ताल, तो ये देवरिया ताल कहाँ पे है? तो कन्नौज बता रहे, गलत है। देवरिया से देवरिया में मत जाइएगा। तो कहाँ पे है ये? तो ये आपका कन्नौज में है, ये आपका कन्नौज में है। ठीक है, कीठम ताल आगरा में, बिल्कुल सही है ना। कीठम ताल आपका यह झील कैसे आगरा में है। गोमती ताल तो ये पीलीभीत में है, सही है। प्रयाग झील कहाँ पे है? तो ये तो आपका बहराइच में है ना, बहराइच में है। ठीक, बहराइच में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो क्या सही है? 2 और 3 सही है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या सही है? तो डी सही है। ठीक है ना, डी आपका यहाँ पे क्या सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में होती है ना, लेकिन 1918 एक ही डेट, तो चलिए यहाँ पे महीना नहीं आता, 1918 में होती है। इस तरीके से आपका आंसर ये बनेगा। गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी ये लोग होते हैं ना, ये लोग करते हैं किसकी स्थापना? तो यूपी किसान सभा की स्थापना। ठीक है, चलिए वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनका जो सही आरोही क्रम होगा वो आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तब ताप मंडल, यही तो होता है ना। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बताइए। प्रश्न 44 में आंसर क्या है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर नहीं कहते हैं इसको, कहते हैं एक तरीके से देखा जाए हमें आरोही क्रम में आना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए। 44 का आंसर यहाँ पे 44 में क्या है? अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मतलब आपका ट्रोपोस्फीयर होगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ठीक है, फिर आपका मीसोस्फीयर होगा, मतलब मंडल जिसको कहते हैं, फिर थर्मोस्फीयर होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन बन रहा है? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्मोस्फीयर से स्टार्ट हो रहा है, मेसोस्फीयर, फिर इस तरीके से नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखा जाए थर्मोस्फीयर से, ठीक नहीं, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। मतलब सबसे बड़ा ये नहीं, बड़े के हिसाब से कि जाने के हिसाब से पूछा है ना,
यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, ऊंचाई के अनुसार। अच्छा, ऊंचाई किसकी अधिक है ना, तो कोई भी नहीं होगा ना, ऊंचाई के हिसाब से पूछ रहा है, ऊंचाई के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही है, उसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म क्या है, तो जलधारा है। ये सब काफी अच्छे से किए हम लोग ना, बताइए। गर्म पूछा है, गरम गरम। तो यहाँ पे देखा जाए, सुसीमा है, हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है, आपका क्यूराइल है। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर गलत हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न आसान लगते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखा जाए क्यूराइल, तो क्यूराइल ठंडी है, क्यूराइल जो है ये ठंडी है। ठीक, और अगर बात करें हम्बोल्ट भी ठंडी है, कैलिफोर्निया भी ठंडी है, सुसीमा आपकी धारा जो है गर्म है। 45 का आंसर बी बनेगा। ठीक है, सुसीमा आपकी क्या है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है, याद रखिएगा आपको, गर्म पूछ रहा था ना यहाँ पे। हाँ ठीक है। महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या जाएगा, तो महाद्वीपीय ढाल नहीं होगा, महासागरीय गर्त भी नहीं होगा, गंभीर सागरीय मैदान, यहाँ पे सेल्फ होगा। सेल्फ में बहुत सारे, एक तरीके से देखा जाए जहाँ पे स्लोप होता है ना, एक तरीके से देखा जाए जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं वहाँ पे क्या है, जो आपके जीवाश्म होते हैं ना वो पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के वहीं से ईंधन निकाला जाता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कथन कारण है, कह रहा है पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। कारण कह रहा है सिजगी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। चलिए तो बताइए, अच्छा प्रश्न ये, इसका आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करा, आपका आंसर ये लगा लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वताग्रों के सहारे मुक्त वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। 48 का आंसर यहाँ पे कपासी वर्षा मेघ होंगे। ठीक है, कपासी बादल से ही वर्षा होती है बेसिकली। यहाँ पे देखा जाए 49वां, उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। 49 का आंसर यहाँ पे बेवर के द्वारा, किसके द्वारा, बेवर के द्वारा दिया गया था। आपका आंसर यहाँ पे बनेगा क्या, तो आपका आंसर बनेगा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका यहाँ पे देखा जाए एक सुमेलित नहीं है। कुछ क्षेत्र दिए गए और आपके यहाँ पे खनिज दिए गए। तो आइए देखते हैं, चूहा हुआ तो ये चांदी के लिए, तो बेसिकली ये मैक्सिमम पाया जाता है, ये चांदी के लिए होगा, सही है। ठीक है, पेनाक द्वीप आपका टीन के लिए बता रहा है, तो ये मलेशिया में है ना, ये भी सही होगा, टीन के लिए पाया जाता है। पिलबरा लॉयस के लिए, पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में है, लॉयस के लिए सही है। यहाँ पे देखा जाए तो विट वाटर्स, जो आपका विट वाटर्स रेड एक कहते हैं, एक क्षेत्र पड़ता है, ये सोना के लिए जाना जाता है ना कि हीरा के लिए, यही आपका आंसर होगा। ये आपका हीरा के लिए नहीं, सोना के लिए जाना जाता है। ठीक है, गोल्ड के लिए मतलब। ये है कहाँ पे, थोड़ा सा कमेंट आप लोग बता सकते हो, बताइएगा। हीरा के लिए तो किम्बरले जो क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका वो जाना जाता है ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का 50 के बाद 51 देख रहे थे, क्या कह रहा है आपका 51। किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, तो यहाँ पे आंसर सिंपल सा बनेगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखा है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 52, निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, बताइए। तो कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, जैसे 15 हो गया आपका, 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, 29 हो गया, अब 30 हो गया। ये तो आर्टिकल मैंने बता दिया, लेकिन इस आर्टिकल में क्या है वो तो जानना भी जरूरी होगा, तभी तो कर पाएंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आर्टिकल 19, आर्टिकल ये 19 की बात हो रही है। ठीक है, विधि की समानता, तो आर्टिकल 14 की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 14 की। प्राणदायिक स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 21 की बात हो रही है, आर्टिकल 21 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, तो 29 की बात हो रही है अभी। ठीक है, आर्टिकल 29 की बात हो रही है। तो इस तरीके से क्या समझे आप लोग, यहाँ पे समझे कि आपका कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो पहला प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को, और आपका चौथा प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 और 4 कहीं पे दिया, 1 और 4 मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 52 के लिए हो जाएगा। चलिए 53 देखते हैं। 53 के मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1978 नहीं 76 करिएगा यहाँ पे। ठीक है, 76 के द्वारा जोड़े गए थे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा पहले ही। ठीक है, पहले ही गलत हो जाएगा, हमें सही बताना है। क्या बताना हमें यहाँ पे, तो सही बताना है। अब बात करते हैं हम लोग पहले पे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सही बात कह रहा है यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, सही बात है। तो केवल एक आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दरअसल यहाँ पे एन श्रीनिवासन जी ने। ठीक है,
आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा 54 के लिए। 55 कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए 55, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षवाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। तो ये आपका आया था, यहाँ पे बताइए तो ये केशवानंद भारतीवाद से ही आया था ना, केशवानंद भारतीवाद 1973 से जब हुआ तभी आया था। तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए 56। कथन कारण है कि कथन कह रहा है कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कारण कह रहा है निवारक निरोध विषय को संविधान की समर्थित सूची में रखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न ये लग रहा है। चलिए बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा। 56 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो कथन कारण दोनों से ही आपकी व्याख्या भी कर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित निर्देशक तत्व है, तो अनुच्छेद 51। ठीक है, सिंपल सा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, अगला प्रश्न तब आज का 59 होगा ना कि 58 होगा, 58 है। कह रहा है कि यहाँ पे समझते हैं प्रश्न को हम लोग। कह रहा है कि पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार कर बताना है कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे सत्य है। देख लेते थोड़ा सा। ये कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आसान सा प्रश्न है ना। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, तो ये गलत जगह, यहाँ पे शिवालिक नहीं, नर्मदा घाटी कर लीजिएगा, नर्मदा घाटी कर लीजिएगा। बहुत यहाँ पे नीचे हो जाएगा ना ये क्षेत्र, मतलब शिवालिक तो ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरा आपको यहाँ पे देखा जाए तो बागोर राजस्थान वाले और आदमगढ़ से किसके, तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्या प्रश्न आप क्या कह रहा था, देखा जाए अगला प्रश्न था 59वां प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है। कहाँ पे, सिंध में अवस्थित नहीं है। तो आंसर आपका देखा जाए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, हड़प्पा, उपरोक्त से कोई नहीं। तो सिंपल सा देखा है, हड़प्पा हो गया, तो ये पाकिस्तान के पंजाब में तथा मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ना। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सिंपल सा क्या है, निम्नलिखित हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है आपका, चनुदड़ो है, यहाँ पे हड़प्पा नहीं है ना। हड़प्पा आंसर लगाइएगा, हड़प्पा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है, असत्य कथन। तो असत्य कथन देखा जाए प्रश्न संख्या 60 में थोड़ा सा कह रहा है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। ठीक है। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंद्र प्रगोत था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जिसे उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंद्र प्रगोत के उपचार हेतु भेजा था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो डी तो गलत लग रहा है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के जो थे या पंचमार्क सिक्के सोने के नहीं बने थे, चांदी के बने थे ना। यहाँ पे चांदी के बने थे, यहाँ पे सोने की जगह चांदी कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, चांदी के बने थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है या फिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 61 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए इसकी जो बाकी सब चीजें हो रही है ना, सजावट जो नक्काशियाँ हुई है सब नागर शैली में, बस इसका जो शिखर बना है वो द्रविड़ शैली में बना है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो ये आपका जो अर्थशास्त्र है उसमें जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे क्या क्या होते हैं साथ, तो आपके अंग, मतलब एक तरीके से देखा जाए राजा होते हैं, अमात्य होते हैं, जनपद होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है, दंड होता है और मित्र होते हैं ना, यही होते हैं ना। चलिए, चोल वंश के शासनकाल में शब्द वेट्टी का सही अर्थ क्या है। तो दरअसल तीसर की बात करें तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला जो कर था वो होता था, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा, डी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 63 के लिए। इसके बाद क्या कर रहा है 64वां प्रश्न, यहाँ पे सूची को सूची 2 से शामिल करना, कुछ पुस्तक है और कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, लेखक है। आइए देख लेते हैं। तारीख हिंद, तो तारीख हिंद अलबरूनी, ठीक है। रेहला तो इब्न बतूता, ठीक है। तारीख नौसारी तो मिनाजुल सिराज लिखेंगे ये, ठीक है, मिनाजुल सिराज लिखेंगे। तारीख फिरोज शाह तो जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे सी आएगा, सी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताएं हैं
क्रीमिया प्रायद्वीप, डेन्यूब नदी, काकेशस पर्वत, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं काले सागर के साथ स्थित है? तो चलिए बताइए यहाँ पे। तो काले सागर के साथ पूछा है ना, तो ये सभी होंगी ना, तो आपका 1 2 3 आंसर बन जाएगा, 1 2 3 सभी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये भी है और ये भी है और ये भी है, ठीक है। आंसर आपका 1 2 3 सभी बन जाएगा, ठीक है। काले सागर के साथ सभी स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मृदा जो निर्माण होता है उसकी, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। जैसे कि खड़ी जो ढलान होती है उस पर मृदा पतली होती है, जिसका मुख्य कारण सीमित जल अंत स्वर मतलब सोखा जाता है, कम जल सोखा जाता है और अधिक अपर्दन हो जाता है, ठीक है। मृदा निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, घास और जो झाड़ियाँ होती है उनकी वृद्धि से पहले ही शुरू हो सकती है। चलिए बताइए 66 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 66 का आंसर दोनों सही लग रहा है ना, दोनों सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा सी लगा लीजिएगा, दोनों ही सही है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला भी सही है और आपका यहाँ पे दूसरा भी सही है, ठीक। अगला प्रश्न क्या कर आपका देखा जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न मतलब 67, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण खिड़की में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण दिखाई देती है? तो बताइए 67 का आंसर यहाँ पे टिंडल प्रभाव कारण ना, टिंडल इफेक्ट होता है, ये सिंपल सा टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 68वां, ये कह रहा है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जारी दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए तो। दिल्ली घोषणा पत्र जो कि 2 नवंबर 1929 को जारी होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए यहाँ पे, तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय भागीदारी के लिए कुछ पूर्व शर्तें रखना, जिनमें औपनिवेशिक स्वराज अथवा डोमिनियन स्टेट को स्वीकार करना शामिल था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बता रहा है, सी आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है सही। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और बताना कि आपको कि ऊपर में से कितने अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें शामिल है, प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। तो आइए देखें तो थोड़ा सा कृषि शामिल है, ठीक है, कृषि आपके यहाँ पे देखा जाए तो शामिल है। फिर आपका यहाँ पे पशुधन भी शामिल है, वानिकी भी शामिल है, मत्स्य पालन भी शामिल है, खनन और आपके यहाँ पे उत्खनन भी शामिल है, सभी पांचों शामिल है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में मानसून पवनों की दिशा में बदलाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो 70 का आंसर आपको यहाँ पे क्या जाएगा, बताइए। आप लोग यहाँ पे अक्षांश से समुद्र से दूरी है, भूमि और जल का वितरण, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा तत्व भारत में मानसून पवनों की दिशा में बदलाव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो भूमि और जल का वितरण ही करेगा भैया, ये आपका सही आंसर बनेगा सी वाला, ठीक है। सी वाला ही सबसे सही आंसर यहाँ पे लग रहा है, ठीक। सी आप आंसर आप लगाइएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न मतलब 71वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, 71वां प्रश्न, हाँ, निम्नलिखित अम्ल क्षारक सूचकों पर विचार कीजिए। लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, मिथाइल ऑरेंज है। आपको पता है इनमें से कौन से प्राकृतिक क्या है, तो सूचक है, ठीक है। बताइए तो प्राकृतिक सूचक कौन से, प्रश्न 71 में। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए लिटमस प्राकृतिक होता है, ठीक है, लिटमस पे आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो लाल पत्ता गोभी तो प्राकृतिक है ही, इसके बाद हल्दी भी है, लेकिन अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका 1 2 3 आंसर बनेगा, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैवाल और कवक के बीच सही अंतर को दर्शाता है? चलिए बताइए प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। 72 का आंसर, जैसे अगर मैं बात करूँ शैवाल क्या होता है, तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में, और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ होते हैं। और वही कवक जो होता है इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और ये मृत जीवित पर आश्रित रहते हैं। तो इस तरीके से शैवाल स्वपोषी होते हैं जबकि कवक परपोषी होते हैं। तो सबसे सही आंसर तो यही लग रहा है, आपका आंसर ए लगा लीजिएगा, सिंपल सा, ठीक है। अगला कह रहा है कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा। बेसिकली जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है तुरंत उसके बाद क्या जो आदर्श आचार संहिता हो जाए ये लग जाती है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा ना, ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क है, फिनलैंड है, पोलैंड और स्वीडन है। आपको बताना क्या इनमें से कौन से देश जो बाल्टिक सागर है उसके आसपास है, बाल्टिक सागर के आसपास देश कौन से, बताइए तो बाल्टिक सागर के आसपास देश ये 4 देश तो हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड और स्वीडन। तो सभी चारों को लगाइएगा, आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका डी आंसर बनेगा ना, डी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे 75वां प्रश्न है, देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध प्रदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 वाला ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? बताइए तो। अच्छा प्रश्न ये भी कह रहा है कि सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है? तो 60 दिन, 60 दिन के बाद भैया उनकी सदस्यता चली जाएगी।
गांधी इरविन समझौता 1931 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन इस समझौते के निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं? प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या बनेगा? जैसे कि इसने संविधान अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक जो अंत किया, नहीं भैया ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो फिर स्टार्ट हो जाएगा जब बात नहीं मानेंगे ना। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया, ये बात बिल्कुल सही लग रही है, आपका आंसर यहाँ पे भी बन जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ये पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र जो मतदाता होते हैं उनसे मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आपको यहाँ पे सही बताना, 78 में क्या सही हो जाएगा बताइए, 78 में आपका क्या सही हो जाएगा, आप सिंपल सा बताइए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो ग्राम सभा होती है, जो ये ग्राम सभा होती है, ये पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा होती है। तो एक बात सही लग रही है। दरअसल क्या होता है, जो ग्राम सभा होती है कैसे बनती है, तो जो पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर बनने वाली ग्राम स्तरीय सभा होती है। पहला सही नहीं है, पहला सही नहीं है, ठीक है, दूसरा सही है बिल्कुल, तो केवल 2 आंसर लगाइएगा। सही बताना भी हमें यहाँ पे देखिए, ठीक है, सही बताना भी, तो इस तरीके से याद रखिएगा, पहला सही आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, प्रश्न संख्या 79 कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 79 के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा सरकारी आयोग ना, सरकारी आयोग जो कि 1983 में गठित होती है। इन्हीं के अनुशंसा पे एक तरीके से अनुच्छेद 263 के तहत क्या बनता है, तो एक आपका अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है। ठीक, कब होती है ये जानना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से किनमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? चलिए ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80 में आंसर क्या होगा। सबसे पहले भाग 9 में तो है, ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए भाग 3 में तो मौलिक आपका अधिकार है, गलत जाएगा। अनुच्छेद 324 में क्या है, अनुच्छेद 324 में तो आपका निर्वाचन आयोग है, ये भी गलत होगा, ठीक है, ये भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर देखा जाए भाग 4, तो भाग 4 मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 40 संबंधित है, आ सकता है, ठीक है। तो 1 और 4 तो हो गया, 1 और 4 आपके 2 ही, एक मतलब ऑप्शन कौन सा, बाकी तो यहाँ पे ए वाला बन गया। 5वां देखा जाए क्या कह रहा है आपका यहाँ पे 280 के तहत जो वित्त आयोग होती है कुछ मतलब एक सिफारिश कर सकती है पंचायत के लिए पैसे की, तो आपका ये भी होगा, ठीक है। तो 1 4 5 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव मंडल जो बायोस्फीयर है में जीव के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा की उपलब्धता में परिवर्तनशीलता, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर, पोषक तत्वों का समान रूप से पुनर्चक्रण। आपको सही उत्तर बताना, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव मंडल जो बायोस्फीयर होता है में जीवों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब एक तरीके से कैसे बहुत सारे जीव का असमान वितरण है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे। तो पहला तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा की उपलब्धता में परिवर्तनशीलता, इस कारण हो सकता है। जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर भी। यहाँ पे कह रहा पोषक तत्वों का समान रूप से पुनर्चक्रण नहीं हुआ है, समान रूप से पुनर्चक्रण होता भी नहीं है। 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 81 के बाद 82, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थापत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है उसमें शामिल यहाँ पे देखा जाए नहीं है, नहीं पूछा है। ताजमहल, आगरा का किला, झांसी का किला, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे देखिए ताजमहल तो शामिल है, ताजमहल शामिल है, आगरा का किला भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी शामिल, झांसी का किला नहीं शामिल है ना, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 83 देख लेते हैं। 83 प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे कि सूची को सूची 2 से शामिल करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हर्पेटोलॉजी है, फिर आपका डर्मेटोलॉजी है, फिर क्या है, ट्रोफोलॉजी है, आपका जेरेंटोलॉजी है। तो आसान है सर। देखिए जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो आपका देखा जाए डी पे 4 2 ऑप्शन में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हर्पेटोलॉजी, तो जैसे सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उभयचर भी आ जाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और डर्मेटोलॉजी में तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है, जब कुछ कोई दिक्कत होती है तो डर्मेटोलॉजी कह जाते हैं ना, स्किन वाली, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे क्या है आपका ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी पोषण विधियों का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या आंसर बन रहा है, तो आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे सी बन रहा है, 1 3 2 4 बन रहा है ना, 1 3 2 4, 1 फिर 3 फिर 2 4, सही तो है। चलिए
कथन कारण ने कह रहा है कि यहाँ पे जो वेलेजली था, वेलेजली द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। कारण क्या था, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करना चाहता था। क्या ये बात सही है? दरअसल जो अधिकारी बन के आते थे ना, क्या जो आईएएस अधिकारी बन के आते, उनकी यहाँ पे वो भाषाओं को जाने, भारत की भाषाओं को जाने, इसलिए बनवाया था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत होना चाहिए ना। यहाँ पे देखा जाए क्या आंसर बता, रस्सी बता भी रहा है, ठीक है, तो इसलिए बनाया था। तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं को जानने के लिए बनाया था। अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ कोनों का सर्वोत्तम विकास होता है। इसका कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे सिंपल सा कारण अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ कोनों का सर्वोत्तम विकास होता है। यहाँ धरातली अवरोधों का अभाव है, ठीक है। यहाँ उच्च वायुदाब होता है। ये क्षोभमंडल की निचली परतों में बहती हैं। बड़ा कंफ्यूज कर दिया आप तो। चलो यहाँ पे सिंपल सा कुछ कंफ्यूज नहीं किया। यहाँ धरातलीय जो अवरोध है उसका अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो भूमि नहीं है ना उतना। उधर आपका कहाँ पे, एक तरह से उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारी भूमियाँ हैं, इधर भूमि नहीं है, तो इसलिए पूरा खाली स्थान मिलता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद 86 देखते, 85 हो गया, 86 देख लेते हैं हम जल्दी से। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं है? टुंड्रा बायोम की विशेषता आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर बताइए। तो अति लघु वर्धक, अति लघु वर्धन काल नहीं, ये नहीं है। परमाफास्ट, ठीक है, ये तो है यार। टुंड्रा बायोम की विशेषता नहीं पूछा है ना आपसे, तो बहुत ही छोटे छोटे पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत उनका जो काल होता है बहुत कम समय के लिए होता है। परमाफास्ट होते हैं, मतलब बहुत ठंडे टेम्परेचर होता है। अविकसित मृदा भी होती है। अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, तो ये तो गलत जगह ना, ये यहाँ पे नहीं पाई। यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। सिंपल सा ये समझेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है ना, ठीक। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा है? तो बहराइच, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज। आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 87 का? वैसे तो आंसर यहाँ पे बहराइच होना चाहिए, ठीक है। बहराइच आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, सिंपल सा, ठीक। अगला कि दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश परिघटना संपन्न होती है, तो ये कहाँ पे होती है? आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा कहाँ पे, आयन मंडल में, क्योंकि यहाँ पे जो आयन होते हैं ना वो टूटते हैं। अब ये प्लस माइनस होते हैं, टकरा के कलर पैदा कर देते हैं, इसीलिए करंट जो होता है एक तरीके से तो रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। अगला है आपका सूची को सूची 2 से सुमेल करना। संगठन और स्थापना वर्ष है, संगठन और स्थापना वर्ष है। चलिए चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे विश्व सॉरी संगठन और स्थापना वर्ष है ना। आइए यहाँ पे भी जल्दी से हम लोग सुमेल करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा ये? 89 पे आ गए, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होती है? तो 1971 में होती है, 1971 में होती है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1966 में, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। विश्व व्यापार संगठन तो 1995, और ओपेक की स्थापना 1960, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बना आपका? 1 2 3 4 आंसर बन गया। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है? 90 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे 91 क्या कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना। कुछ संस्था दी गई हैं और आपके यहाँ पे देखा जाए तो स्थापना वर्ष दिए गए। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में होती है, ठीक है। अगर बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब होती है? तो 1969 में होती है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1939 में होती है। और बात करें सीमा सशस्त्र सीमा बल की स्थापना SSB जिसको कहते हैं, तो आपका 1963 में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर बता रहे हैं यहाँ पे। अगला की कथन कारण कह रहा है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। कारण कह रहा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। चलिए बताइए प्रश्न संख्या जो आपका ये अगला वाला हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपके स्वपोषी है जीव है उनके द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही बात है, कथन कारण दोनों से आपकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे क्या है? सूची को सूची 2 से सुमेल करना। कुछ जीव है और उनके क्या है यहाँ पे गुणसूत्र संख्या दी गई है। तो सबसे पहले मनुष्य में आपको पता है कितने? तो 46 आपका गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुत्ता में कितना पाया जाता है? 78। घोड़ा में देखा जाए तो आपका कितने? तो 64। और कबूतर में 80, कबूतर में 80 पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बना? तो आंसर आपका यहाँ पे आमने सामने सुमेल है क्या?
आमने सामने तो 1 2 3 4 आपका डी बन गया ना, डी आपका आंसर बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। फिर से हमें सुमेल करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे जल्दी से सुमेल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साधारण नमक तो सोडियम आपका यहाँ पे देखा जाए NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, 4 पे होगा। ठीक है, जो आपका धावन सोडा होता है तो ये Na2CO3 होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हो जाएगा। सीरा आपका क्या, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो सी बता रहा है। चलिए अगला है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखा जाए किस्सा राधा कन्हैया के लेखक, तो यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह हो जाएंगे ना, 95 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 96, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी जो मार्ट योजना है एक तरीके से देखा जाए, ये कब लागू हुई थी, तो 96 का आंसर बनेगा आपका बी, 2001-2002 में। कथन कारण वाला प्रश्न यहाँ पे है आपका 97वां प्रश्न 97, कह रहा है कि वायसराय बेबल द्वारा बुलाया गया शिमला सम्मेलन असफल रहा, कारण कह रहा है इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए वायसराय बेबल द्वारा बुलाया गया जो शिमला सम्मेलन असफल रहा, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था ना, किसने किया था बताइए, तो अबुल कलाम आजाद करते हैं ना, अबुल कलाम आजाद करते हैं, कलाम आजाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, आजाद नाम होता है ना, आजाद। ठीक, तो ये गलत जगह, ये सही है परंतु आर गलत, मतलब आपका आंसर सी बनेगा, सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, सही कालक्रम के अनुसार। शक संवत मतलब 78 आपका क्या हो जाएगा, जो 78 ईस्वी होता है ना, शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ये तो 150 ईस्वी में ना। और विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व होगा, ये 57 ईसा पूर्व होगा, 57 ईसा पूर्व। और अगर बात की सांची स्तूप का निर्माण कब होता है, तो ये अशोक ही कराता है, तो बहुत मतलब यहाँ पे 3री शताब्दी लिखा है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, डी बन रहा है। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक, अगला प्रश्न 99 क्या कह रहा है आपने यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे था 99। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, जैसे रुधिर प्लाज्मा का एक क्षारीय द्रव है, यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। चलिए बताइए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो प्लाज्मा की ना, रुधिर प्लाज्मा का एक क्षारीय द्रव है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रुधिर जो है, ब्लड जो प्लाज्मा का एक क्षारीय द्रव है। ठीक है, और एक क्षारीय मतलब कैसा बेसिक होता है ना, यहाँ पे देखा जाए तो 7.4 होता है, तो 7.4 होता है तो एक क्षारीय तो है, सही बात ही है। ठीक, यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% भाग होता है, ये भी सही है। ठीक, यहाँ पे आंसर 1 और 2 दोनों सही ना। अगला प्रश्न है, चाको का मैदान प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, ये स्थित है कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में, लेकिन दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे है ये आपको पूछा है यहाँ पे, तो बताइएगा अर्जेंटीना में। ठीक, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे, तो कहीं भी मिजोरम लगे आंसर लगा लीजिएगा, कहीं पे मिजोरम मिले तो 101 आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, जैसे केरल साक्षरता में नंबर 1 पे, मिजोरम नंबर 2 पे है, और नगरीकरण में गोवा पहले स्थान पे, परसेंटेज के हिसाब से 62.5%, लगभग 62.2%, मिजोरम 52% है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, धातुओं में सोना की सक्रियता सर्वाधिक होती है, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए धातुओं में सोना की सक्रियता जो होती है, एक्टिव होता है एक तरीके से, मतलब रिएक्टिविटी होती है, माफ करिएगा, वो क्या होती है सबसे ज्यादा बता रहा है यहाँ पे। तो धातु तो बहुत मतलब सॉरी, जो सोना होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है ना, अगर अगर हम बात करें धातुओं में, तो ये गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, ये सही है आपका, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो केवल 2 आंसर लगाइएगा। ठीक, केवल 2 आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न मतलब 103 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखा जाए कि वाडा लेखन तकनीक का प्रयोग होता है,
तो ये होता है आपका यहाँ पे एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ए। अगला, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह कहलाता है? तो बताइए तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे ए वाला बन जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें जो संवर रेखा है, इसका मतलब होता है जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए, तो ये आपका संवर कहलाता है। बंधन क्या कहलाता है? तो बंधन जब कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना कहलाता है। निर्जरा क्या कहलाता है? तो अवशिष्ट कर्म का जल जाना होता है। सूची को सूची 2 से सुमेर करना है यहाँ पे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921, 3 पे हो जाएगा। यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, तो ये 2011-12 है, अभी भी 2011-12 है। और सेल की स्थापना ये 1974 में होती है, और सेबी की स्थापना 1988 के अधिनियम से होती है, 90 में लेकिन होती है ना। आंसर सी बनेगा आपका। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे कि यहाँ देखिए भैया, अब आ गया रीजनिंग। क्या क्या आपका यहाँ पे रीजनिंग मैथ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 3/8 है और 3/5 है, 3/2, इनमें से बता, इनको आरोही क्रम में दर्शाना है। तो भाग देखिए सिंपल सा लगा लीजिएगा आप लोग। आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका ए। ठीक है, चलिए। कह रहा है एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, बताइए। यहाँ पे घन की बात हो रही है। यहाँ पे एक घन है, उससे प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 6a² होता है ना, 6a² होता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए 6a² होता है इसका पृष्ठीय, जो आपका कैसे क्षेत्रफल होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो मान लीजिए क्या कर रहा है, ए में ए का 50% बढ़ा दे रहा है, यही कर रहा है ना। तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखा जाए, तो a+a/2 हो जा रहा है। ये टोटल कितना बन जा रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए, तो आपका 2a+a+/2, तो मतलब 3a/2 हो जा रहा है ना, यही हो जा रहा है ना, 3a/2 हो जा रहा है। ठीक, ये हो जा रहा है आपका यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए आपका सिंपल सा, वहाँ पे वैल्यू, एक ही वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखा 6 गुणे आपका कितना हो जाएगा भैया, 6 गुणे अगर वैल्यू रखा जाए यहाँ पे 3/2, 3/2 ए के स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे इसको वैल्यू को निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इसके पृष्ठ क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है ना। तो इस तरीके से कितना आएगा, इसको खोलेंगे तो ये लगभग आ रहा है आपका 27/2a² आ रहा है। ठीक है, 27/2a² आ रहा है। अब क्या करना हमें, 27/2a² आ रहा है, इसमें से जो आपका पृष्ठ 6a² उसको घटा के फिर परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे, तो लगभग 125% आएगा यहाँ पे। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अक्षरों की श्रेणी है। ठीक है, ये अक्षरों की श्रेणी दी गई है आपका 108 में, BFJNRV इस तरीके से है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन से अक्षर आएंगे? तो बी के बाद एफ बना रहा है, जे इस तरीके से देखा जाए तो बी के बाद एफ। यहाँ पे देखा जाए तो 4 जोड़ रहा है क्या, ABCDEF 4 जोड़ रहा है, और फिर यहाँ पे 4 जोड़ रहा है, तो लग रहा है 4 बढ़ा रहा है ना, 4 बढ़ा रहा है। तो एल के बाद सीधे 4 बढ़ाइए, क्या आ जाएगा, एल के बाद 4 बढ़ाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए तो, ABCDFGHIJKLMNOP ना, पी आएगा, पी। तो पी आएगा आपके यहाँ पे, तो पी आपका आंसर दे रहा है कि नहीं, पी आपका आंसर दे रहा है। ठीक है, अगला कि कह रहा है कि राधा सुनीता से कम आयु की है। सिंपल से यहाँ समझते हैं, राधा जो है ना सुनीता से कम आयु की, तो सुनीता को ऊपर रखते हैं भैया, सुनीता राधा से बड़ी हो गई। राधा सुनीता से कम आयु की है, किंतु रीता से बड़ी है, किंतु रीता से भैया बड़ी हो गई। ठीक है, रीता से बड़ी हो गई। गीता से किंतु रीता से बड़ी है, रीता गीता से ज्येष्ठ है, तो रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है, गीता से बड़ी है। श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, श्याम जो है वो रीता से, यहाँ बीच में डालते हैं, रीता से क्या है तो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, किंतु राधा से आपका क्या है तो कम है, तो बस हो तो गया काम। ठीक है, सबसे कम आयु का कौन है, तो यहाँ पे गीता सबसे कम आयु की है, तो गीता मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गीता सबसे कम उम्र की है, गीता सबसे कम उम्र की होनी चाहिए ना। ठीक, गीता सबसे कम उम्र की हो जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, चीनी के दाम में 7% की बढ़ोतरी की गई, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसमें उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? 110 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए लगा लीजिए, उसका आंसर आपका 37 सही 1/2% हो जाएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज दर से, ये आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये मत कहिएगा ना सर आप क्यों नहीं लगा रहे, भैया मैथ के टीचर नहीं है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, इतना हमारे पास समय नहीं है, जो जीएस की समय है जीएस में हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, आपका काम है ये। ठीक है, ए बी की बहन है, ए जो है यहाँ पे देखा जाए बी की बहन है। जो चीज़ आसान होती है थोड़ा समय नहीं लगता, लगा देता हूँ। ए जो है ये बी की बहन है। ठीक है, ए जो है बी की बहन है, और सी जो है बी की माँ है। सी जो है ना वो बी की माँ है। ठीक है, और डी जो है सी का पिता है। डी जो है वो आपका, डी जो है ना वो सी का पिता है। डी जो है ये आपका सी का पिता है। ठीक है, पिता मान लेते हैं, डी का पिता है। ई जो है डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। ई जो है डी की माँ है। तो बताइए ए और डी का क्या रिश्ता है, ए और डी का रिश्ता आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो ए और बी तो यहाँ पे क्या है, तो बहन मतलब भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, जो सी है बी की माँ है, तो सी इन दोनों की माँ हो गई। ठीक है, इसके नाना हो गए, इन दोनों के नाना हो गए, नाना हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या पूछ रहा है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो पोती या पोती हो गई, नातिन हो गई। ठीक है, ये हो गया ना। ठीक है, चलिए अगला है कि यहाँ पे इस तरीके से एक भिन्न हर है। ठीक, 113 का आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, सिंपल सा आंसर मैं ठीक लगा दे रहा हूँ बी। ठीक, 114 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, क्या है बताइए। तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 114 का आंसर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचते हैं, तो परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, वो संख्या कौन सी है। तो कुछ मत करिएगा, इसी संख्या को उठाइए, कोई भाग देते देखिए। 243 में हम लोग भाग देके देखते हैं आपका किससे, सबसे पहले 4 से। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर 8 बचता ना, तो 4 छक्के 24, हाँ बचता भैया, तो फंस गया मैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 243 बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे 115 क्या कह रहा है, 115 क्या कह रहा है यहाँ पे देखा जाए, एक घड़ी में मंगलवार को दोपहर इतना पीछे होती है, तो ये लगा लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देना उसे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समय इतना नहीं है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ पे आंसर मैं आप लोग को टिक लगा दे रहा हूँ। आप लोग सॉल्व करिएगा तभी तो प्रैक्टिस होगी ना आप लोग की। 116 का आंसर यहाँ पे क्या है, 116 का आंसर आपका सी है, वैसे ये सॉल्व करेगा आ जाएगा। 117 का आंसर देखा जाए यहाँ पे क्या बता रहा है, 117 का आंसर आपका यहाँ पे सी है, और 118 का आंसर देखा जाए यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे ए है। ठीक है, 119 में काउंट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो आपका डी आंसर है। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करंट अफेयर आ गया। इसको क्या करना होता है ना, इन दोनों की वैल्यू रखिए, अगर वैल्यू से आ जा रहा है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे एक की वैल्यू एक होती है, के की वैल्यू 11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, तो 12 माइनस 1 कर दिया। सी की वैल्यू कितनी होती है, इस तरीके से लगाया जाता है। सी की वैल्यू 3 होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है भैया, सी की वैल्यू 3 होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू जोटी के बाद ई एफ ना, तो 6 होती है। 6 3 9, 9 में से 1 घटा दिया तो वही कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही कर रहा है यहाँ पे। डी की वैल्यू 4 होती है, एस की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी 8 होती है, तो 8 4 12 माइनस 1 करेगा, हो गया। ठीक है, ओ की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल सा, तो 15 होती है ओ की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू आपकी 18 होती है। 18 होती है, 18 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 होगा, माइनस 1 करेंगे तो 32 होगा, 32 आपका आंसर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगाया करेगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर देखते हैं, करंट अफेयर जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। ये पुल रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। चलिए बताइए 121 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय वस्तु था बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलेंस एंड ओपन, मतलब जो बिम्स्टेक है सबके लिए खुला था ना। सुबह हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था। यहाँ पे असत्य बताना है, यहाँ पे असत्य बताना। बताइए यहाँ पे असत्य क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 के लिए असत्य क्या हो जाएगा। तो कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। पहला भी सत्य है और आपका दूसरा भी सत्य है ना, दोनों ही आपके यहाँ पे कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न 123 देख लेते हैं। कहता है युद्धाभ्यास इंद्र 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत में रूस की वायु सेनाओं के मध्य किया गया। इसका आयोजन असम के जोरहाट में संपन्न हुआ। सत्य कथन बताना है। फिर से दोनों सही लग रहे हैं कि दोनों सही नहीं है, बताइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि ये करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो रही है।
तो बताइए आप आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका युद्ध अभ्यास इंद्र है, इसका आयोजन भारत और रूस की नौसेना के मध्य तो होता है, ठीक है। यहाँ वायुसेना लिखा है, गलत हो गया। यहाँ पे ये नौसेना के मध्य होता है, थोड़ा सा ये बारीकियां पकड़िएगा, नौसेना के मध्य होता है तो गलत हो गया, ठीक है। और इसका आयोजन असम के जोरहाट में नहीं, चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में। इस तरीके से चेन्नई कर लीजिएगा, यहाँ पे चेन्नई में हुआ था, ठीक है। तो दोनों गलत है ना, दोनों गलत, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोई भी सही आपका यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमें सही बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 124 देखा जाए, क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। 124 क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक को किस देश के प्रतिष्ठित सैंड जो डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपका यूके का है। यूके मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 हो गया। 124 125 देखते हैं, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत आपका दिया गया है। चपाता मिर्च कहाँ की है? 125 का आंसर आपका तेलंगाना की है। देखिए आप लोग ये बताइएगा ना कितने करंट अफेयर के जो आपके प्रश्न हैं कितने सही हो रहे हैं, जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। 126 से अप्रैल 2025 में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव के अनुरूप व्यवसाय को तैयार करने तथा भविष्य में प्रासंगिक बनाने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट स्प्रिंट प्रारंभ किया गया ना। 126 का आंसर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। 126 का 27 है, सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना। कुछ व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति जो हुई है, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आजकल। जैसे कि अगर बात करें आलोक जोशी दरअसल अध्यक्ष बने किसके, तो यहाँ पे एनएसबी के, ठीक है, एनएसबी के अध्यक्ष बने हैं। अगर संजय जायसवाल की बात करें तो ये आपके यहाँ पे प्राक्कलन समिति जो होती है एस्टिमेट कमेटी, उसके अध्यक्ष बने हैं। आशुतोष दीक्षित की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रमुख किसके बने हैं, तो सीआईएसएफ के। और अगर कमला प्रसाद विशेषर की बात करें तो प्रधानमंत्री त्रिनाथ टोबैगो के बने ना, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका आंसर आमने सामने सुमेल 1 2 3 4 आपका बना, ठीक है, कहने का मतलब ये आंसर बना, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जारी की गई है। इस संबंध में कुछ कथन दिए गए, आपको बताने में से कौन से कथन सत्य है। आइए देख लेते हैं कौन से कथन सत्य। जैसे कि इसमें जो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का वो प्रथम स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से 100 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। चलिए 128 का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो आंसर केवल 2 सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला आपको यहाँ पे गलत है, दूसरा आपको यहाँ पे सही है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाए जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान आपका देखा जाए तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी, चीन की ये यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है, सिंहुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो विश्वविद्यालय ये भी हम लोगों ने शायद सुबह किया था, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो केवल 2। अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में भारत का स्थान रहा है। 129 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पांचवा रहा है, पांचवा आपका आंसर यहाँ पे रहा है। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बिल्कुल सही बात है। वे योजना आयोग के सदस्य भी थे, ये पूछा आपसे, ठीक है। तो हाँ सदस्य थे। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों ही सही है ना, ठीक। 130 हो गया। 131 है, अप्रैल 2025 में टाइकॉन 2025 का आयोजन कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा कन्वेंशन सेंटर में किया गया। यह संबंधित है किससे? 131 का आंसर क्या बनेगा, तो प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता सम्मेलन से संबंधित है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 132 कह रहा है आपके यहाँ पे कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 16 नए वैश्विक जो जियो पार्क से नामित करने की घोषणा की गई है। उसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, आपको बताने में से कौन से कथन आपके क्या है तो सही है। जैसे कि उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं। भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किए गए हैं। 132 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो पहला तो आपका सही है, ठीक है, पहला आपका यहाँ पे देखा जाए तो सही है, दूसरा आपका यहाँ पे देखा जाए तो गलत है। दरअसल अगर देखा जाए तो भारत में अभी तक कोई भी जो जियो पार्क है यूनेस्को में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे केवल एक सत्य हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा विकसित आपका IISR सूर्या निम्नलिखित में से किसकी नई किस्म है, तो ये हो जाएगी आपका हल्दी की। याद रखिए कि ये प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि आरओ का पेपर है ना, ये प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसे कि कह रहा है कि अप्रैल 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनना, दोनों सही है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ना, 134 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 135 का कह रहा है कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नासा के साथ आर्टेमिस समझौते
पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 154वां देश बना है। तो ये तो बांग्लादेश बना था ना, 135 का आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये सब याद रखिएगा आप लोग। 136 देखा जाए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय अतिरिक्त पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया। दूसरा कह रहा है भारतीय अतिरिक्त पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश, मतलब 17वां देश बना है। आपको सत्य बताना है। 136 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत की किन दो ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? तो भगवत गीता और आपका यहाँ पे एक क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से। 137 का आंसर नाट्य शास्त्र ना, कि जो पांडुलिपियां है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे इस तरीके से बना देगा, ये आंसर। ठीक, अप्रैल 2025 में नवे वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 138 का आंसर आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुआ था। अप्रैल 2025 में निम्न में से किस या किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला ना। 139 का आंसर क्या होगा? तो कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। और MC सीतालवर प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो क्या ये बात सही हो रही है? तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सत्य है। आपका GS कंप्लीट होता है। अब हिंदी को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपके विलोम दिए गए हैं, इन्हें बताना कौन सा एक विमेल है। तो हलाहल विष, तो दोनों एक ही बात है, गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोप का कृपा होता है, नम्र का अनम, नराधम आपका नर पुंगव, सही है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा ना आपका, सही है। चलिए, क्योंकि हलाहल और विष एक ही शब्द हो गया ना, सुधा होना चाहिए था। दीर्घ शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 142 का आंसर यहाँ पे तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पद का विलोम सही यहाँ पे विलोम नहीं हो सकता? निम्नलिखित में किस एक पद का विलोम नहीं हो सकता? संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का या विशेषण का? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताइए, सर्वनाम का विशेषण होता है? नहीं होता ना। ठीक, चलिए यहाँ पे देखा जाए तो सर्वनाम का विशेषण नहीं होता है। विलोम शब्दों में आपको बताना है कौन से गलत है, कौन से एक आप यहाँ पे क्या है तो गलत है। आइए देख लेते हैं। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पे ओजस्वी का, तेजस्वी कह रहा है, कृत का, अकृत कह रहा है, तरुण का, वृद्ध कह रहा है, निरुत्तर का, प्रत्युत्तर कह रहा है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे ओजस्वी का दरअसल तेजस्वी नहीं निस्तेज होता है ना, ओजस्वी का निस्तेज होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि विलोम युग में दिएगा, आपको बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित आपको ये बताना है। जैसे दुर्बल का निर्बल कह रहा है, तो दुर्बल का एक तरीके से विलोम देखा जाए तो क्या होता है? निर्बल होता है कि सबल होता है? सबल होता है, सबल। दुर्बल निर्बल देखिए हो गया ना। उधर्व का अध कह रहा है, उधर्व का क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? तो अध कह रहा है, सही है। अपवयी का यहाँ पे, अपवयी का अमित वही कह रहा है ना, तो बात एक ही हो गई फिर तो, मित वही होता है यहाँ पे, हटाइए, मित वही होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नीरस का, नीरस का आपका सरस होता है ना, गलत हो ये भी। इस तरीके से आपका यहाँ पे सही तो केवल भी हो जाएगा, नीरस का सरस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बताना कौन सा एक उपसर्ग द्वारा निर्मित क्या है? तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो विलोम है। निम्नलिखित में से विलोम युग में से बताना कौन सा एक उपसर्ग द्वारा निर्मित है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए मुख का वाचाल, तो नहीं है भैया, होता लेकिन विलोम सही है। गतिमान का आपका गतिहीन। ठीक है, सत्कर्म का आपका दुष्कर्म, तो सत्कर्म का आपका कह रहा है दुष्कर्म, तो यही तो बन रहा है ना। ठीक है, तो यही आपका एक तरीके से देखा जाए तो उपसर्ग पहले लगता है ना, उपसर्ग लायक बन रहा है। और गुरु का लघु, सही है। चलिए, इसके बाद देखा जाए यहाँ पे दुरात्मा का सही विलोम क्या होता है? तो दुरात्मा का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? महात्मा। आपका आंसर भी हो जाएगा, दुरात्मा का महात्मा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे सूची को सूची दोषों में करना, लेकिन है क्या? विलोमी। ठीक है, जैसे सामान्य का क्या होता है? तो विशिष्ट हो जाएगा, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और दीवा का क्या हो जाएगा? तो रात्रि हो जाएगा। पुरुष का क्या हो जाएगा? तो पुरुष आपका का हो जाएगा कोमल, और निष्काम का सकाम हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि युत्सा किसका सही विलोम है? ठीक है, बताइए युत्सा किसका सही विलोम है? यहाँ पे हो जाएगा मैत्री का, मैत्री का आपका सही विलोम है। निम्नलिखित पर विचार करिए, शब्द और विलोम यहाँ पे दिए गए, आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। चलिए 100 बताइए, 150 में कौन से सही सुमेलित है? असीम का अनंत, तो असीम का ससीम होता है, गलत है। असीम का ससीम होता है। अर्वाचीन का नवीन नहीं, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, गलत हो गया। ठीक है, अब विनाश का विध्वस्त, तो ये तो आपका एक तरह से एक ही बात हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विनाश का निर्माण हो सकता है ना, निर्माण हो सकता है। पाश्चात्य का परस्त, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बताना था? मैं सही बताना था, केवल 4 सही है, केवल 4 मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक हो गया ना। चलिए 51 देखा जाए क्या कह रहा है कि क्या यहाँ पे खरजूक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो एक तरीके से खुजली का है, किसका? खुजली का। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 152 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव दिए गए, आपको बताना कि कौन सा एक क्या आपका विमेल है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा विमेल है 152 में। तो प्रागुड़ का पाहुना सही है। भारत जया का यहाँ पे क्या कह रहा है? भावज। ठीक है, बहिर का बाहर, मसान का मरण कह रहा है, मसान का। तो
मसान एक तरह से तत्सम है ना, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, शमशान होता है। ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा डी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए, मरण का आपका मरण होता है, मरना होता है एक तरीके से देखा जाए तो। अगला, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्दों से विकसित शब्दों को तत्सम कहते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, पहला भी गलत है और आपका यहाँ पे दूसरा भी गलत है, क्योंकि संस्कृत के शुद्ध शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं, और तत्सम शब्द जो यहाँ पे तद्भव शब्दों से विकसित शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, गलत लिखा है। तत्सम शब्द से विकसित शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर दोनों ही गलत है। ठीक, अगला कह रहा है आपका कि कुष्मांड किसका तत्सम है, तो 154 का आंसर हो जाएगा ये कुम्हाड़ा। कोड़ा जो होता है कुम्हाड़ा उसका होता है। ठीक है, इस तरीके से कटहल का क्या होता है, कंठफल होता है। ठीक है, कंठफल होता है। और करेला का क्या होता है, कारुवेल होता है। यहाँ पे थोड़ा लिख देता है, ये पूछ सकता है, कारुवेल इस तरीके से होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाता है कोठारी, कोठारी का क्या होता है, कोष्ठा गारिक। ठीक है, कोष्ठा गारिक होता है। कैसे होता है भैया, कोष्ठा गारिक। ठीक है, कोष्ठा गारिक, ये सब शब्द ऐसे हैं ना, थोड़ा पूछ सकता है, यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए, सास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सास का अगर तत्सम देखना चाहें तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी मतलब होता है बुगा। ठीक है, और सयाल मतलब क्या होता है, सयाल मतलब आपका साला होता है। क्या होता है, साला, मतलब नहीं होता है, मतलब इसका तद्भव साला होता है। क्या होता है, तो साला भाई, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पत्नी का भाई होता है। ठीक, मात्र सोसा मतलब क्या होता है, तो मौसी होंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मौसी, मतलब तद्भव इसका मौसी होगा। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग में से बताना कौन सा एक विमेल है। चलिए बताइए, 156 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तिनका का तृण सही है, डंक का दंश सही है, पराठा का परपट सही है, शून्य का शून्य उल्टा लिख दिया क्या, सही लिखा है, बताइए तो यहाँ पे देखा जाए शून्य जो होता है ना, इसका अगर तत्सम आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला श्रुडु इस तरीके से, ये जो शून्य होता है इसका होता है आपका क्या, बताइए, तो शून्य इस तरीके से लिखा जाए, शून्य ये वाला होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन करता है। ठीक, एक तद्भव शब्द है, 197 एक तद्भव शब्द कौन सा, तो चड़क तत्सम है, उड़ कपित, यहाँ पे विनती जो है ये आपका एक तरह से तद्भव शब्द है। ठीक है, विनती आपका तद्भव शब्द है। अगर इसी तरीके से इसका तत्सम लिखना चाहे तो विनती इस तरीके से लिखा जाएगा ना, विनती, विनती, छोटी की मात्रा अगर हो जाएगी तो ये तत्सम हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए 158, यहाँ पे हमें सुमेल करना है, आइए देख लेते हैं। जैसे सिंक, तो इसिका पे जाइए, लेई का क्या हो जाएगा, लेई का लेबिका होता है। ठीक है, और भाला का क्या होता है, तो भल होता है, और पेंदा का क्या होता है, तो पिंड होता है। ठीक, आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, कौन सा एक तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे देखा जाए तो कुल्हड़ है, चित्रकार है, प्रसरण है, छिलका क्या है, छिलका तद्भव है, लेकिन इस टाइप का लिखा है, तो बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न संख्या 159 में, तो ये आपका तद्भव है। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के जो आपके युग में उनमें गलत युग कौन सा, ये बताना है 160 में, तो देखा जाए थोड़ा सा 160 में गलत कौन सा है, मुंदरी का मुंद्रिका सही है, बांझ का बंधिया ये सही है, शीशम का सिसम्पा ये सही है, सिसम्पा इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब ये तत्सम होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा कठुआ का करकट, ये गलत है। ठीक है, करकट का आपका क्या होता है, तो केकड़ा होता है ना, तद्भव केकड़ा होता है। ठीक है, इसका कटुक होता है, कटुक होता है इस तरीके से। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे सूची को सूची 200 में करना, शब्द और पर्यायवाची दिए गए हैं, तो हिमालय का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो बताइए, यहाँ पे नगराज हो सकता है। मोर का क्या होगा, मोर का तो कलह प्रिया, मोर का। सागर का क्या हो जाएगा, सागर का कंपति होता है, सागर का कंपति होता है। प्रगल्भ का आपका दम्भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखा जाए थोड़ा सा। अगला प्रश्न मतलब 162, रिपु सूदन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, रिपु सूदन, तो ये पर्यायवाची किसका बता सकते हैं आप लोग, तो ये आपका शत्रुघ्न का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, सारंग एक तरह से अनिकार्य शब्द होता है, कई लोगों का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा हिरण का होता है, तीर का होता है, मोर का होता है, लेकिन पुष्कर का नहीं होता है। ठीक है, पुष्कर मतलब तालाब का नहीं होता है। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शब्द और पर्यायवाची शब्द देखा जाए,
तो 164 में देखा जाए आंसर क्या बन रहा है आपका, जैसे कि आपका असम का पाहन, ठीक है सही है, मतलब पत्थर होता है असम मतलब ना, असम मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये लिखा है असम। फिर आपका परशुराम, तो यहाँ पे भृगुनंदन सही है। मेढक का क्या कह रहा है, प्लवंगम सही है। यहाँ पे ब्राह्मण का क्या कह रहा है, तो ब्राह्मण का आपका नाराज का, नाराज तो बाढ़ का होता है ना, तीर वाला बाढ़ जो होता है, बाढ़ का होता है, ठीक है, ये गलत जगह है आपका, ये बाढ़ का होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये गलत जगह। निम्नलिखित में से देखे जाए, सही बता रहा हूँ ना, हाँ सही है, चलिए। निम्नलिखित में से आपको पता पर्यायवाची गुण में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित आपको बताना, ठीक है। चलिए तो बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जैसे सुंदरी का आपका क्या कह रहा है, वारांगना, कमल का पद्मा, गंगा का त्रिपथका, और मैना का कलापी। सही बताना, तो सही तो गंगा का त्रिपथका हो गया, ठीक है, आपका आंसर सी बन गया। सही बताना ना, यहाँ पे सही है हो गया। आइए देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे सुंदरी का आपका देखा जाए यहाँ पे, तो सुंदरी का यहाँ पे देखा जाए तो वारांगना होता है, ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये वाला नहीं शब्द होता, वो शब्द क्या होता है, देखिए वर्तनी का बहुत खेला है यहाँ पे भैया, वारांगना होता है, वारांगना, ठीक है, वारांगना होता है सुंदरी का। और ये वाला ये वाला लिखा हो ना, यहाँ पे देखा जाए तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक सेकंड माफ करिएगा, यहाँ पे यही वारांगना ये जो लिखा है ये वेश्या का होता है, ये आपका वेश्या का होता है। और ये सुंदरी का आपका जो पर्यायवाची होता है ऐसा ही होता है, वो आपका वरांगना होता है, इस तरीके से वहाँ पे आ नहीं लगता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कमल का यहाँ पे देखा जाए तो पदमा नहीं होता, पदम होता है, देखिए कितने कंफ्यूज करें ना, पदम होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। पदमा किसका होता है, लक्ष्मी जी का होता है, पदमा लक्ष्मी जी का होता है, लक्ष्मी जी का, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे मैना का, तो मैना का यहाँ पे क्या होता है, ये कलापी जो होता है, कलापी पहले डाल लीजिए, मोर का होता है, ठीक है। और मैना का होता है आपका यहाँ पे कलह प्रिया, कलह प्रिया, ठीक। चलिए इसके बाद देखा जाए यहाँ पे, देखिए शब्द ही नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्या आपका, कंजू रासर लिखा था क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, कुंज रासर ये लिखा है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, कुंज रासर किसका पर्यायवाची है, तो ये केला का होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं पे पहले मार्क लगाइए, बताइए फिर। तो यहाँ पे देखा जाए 167 में, तो द्विज राज, उडुपति, शशिधर, ठीक है। तो शशिधर नहीं होता, शशिधर भगवान शिव का होता है ना, शशांक वगैरह होता है, शशिधर भगवान शिव का होता है। मृगांक होता है। भार्गवी, पद्मा, इंदिरा इत्यादि पर्यायवाची किसके हैं, तो लक्ष्मी जी के हैं। 168 का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला 169 देखा जाए क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, 169 श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है। 169 का आंसर यहाँ पे देखा जाए श्यामा, तो द्रौपदी का, कोयल का, यमुना का, लेकिन गाय का नहीं है, ठीक है, गाय का नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, झंडा है शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 170 में, तो केतु, केतन, वैजयंती, अनृत नहीं होता है ना, अनृत नहीं होता है, अनृत एक तरीके से देखा जाए तो झूठ का होता है ना, झूठ, यह पर क्या होता है, झूठ होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा एक अशुद्ध है बताइए। तो तुम सबने मामला बिगाड़ दिया, अपने पराये की भावना, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। तो सौंदर्य नहीं, यहाँ पे ताजमहल की नहीं लगेगा, ताजमहल का ना सौंदर्य अनुपम है, यही गलत जगह, ताजमहल का हो जाएगा यहाँ पे, की की जगह का लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ताजमहल का जो सौंदर्य अनुपम है ये होना चाहिए का। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये सही है। चलिए अगला कह रहा है एक अशुद्ध है यहाँ पे, आप किस मकान में रहते हैं, सही है। आप कभी भी आइए मैं मिलूंगा, ये भाग्यवान स्त्री है। देखिए जब भाग्यवान तो नहीं लगेगा, स्त्री के लिए भाग्यवती लगता है, ऐसा सौभाग्यवती लगता है, वैसे भी स्त्री नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये हो जाएगा। कहने के बाद इसका शब्द क्या होगा, देखिए यह सौभाग्यवती है, ठीक है, यहाँ पे स्त्री भी नहीं लगेगा, सौभाग्य जब सौभाग्यवती लग जाए तो याद रखिएगा, ठीक है, सौभाग्यवती है, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए बाकी सब यहाँ पे सही है, यही आपका गलत है। शुद्ध वाक्य आपका चयन करना 173 में, शुद्ध वाक्य
तो यहाँ पे देखा जाए शुद्ध वाक्य कौन सा है, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो कह रहा है घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, कृष्ण पीताम्बर धारी थे। तो सभी शब्द आपके यहाँ पे क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी आ गया, ठीक है। वर्तनी देखते किसकी, यहाँ पे अशुद्ध है। श्रीमती स्वतंत्र शशिभूषण ब्रजभाषा, यहाँ पे किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। तो श्रीमती में कब से छोटी की मात्रा लगने लगी, गलत हो गया ना, श्रीमती में बड़ी की मात्रा लगती है, श्रीमती इस तरीके से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, अनुग्रहित आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही लिखा है, अनुग्रहित ना, डी वाला बिल्कुल सही लिखा है। तो प्रश्न 175 का आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर देखा जाए 176 में क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आइए देखते हैं। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। फिर कह रहा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे देखिए कई शब्द सही नहीं है, रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई यही सही है, या फिर इस तरह कह सकते हैं रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यही आपका गलत है, यहाँ पे कई पहले नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी आपका यहाँ पे अशुद्ध क्या है, समुज्ज्वल में दो आदज्य लगा, सही है। वैमनस्य भी आपका सही है। तदुपरांत ये भी सही है। टिप्पणी इस तरीके से नहीं होता, टिप्पणी में बड़ी की मात्रा लगती है ना, ड पे बड़ी की मात्रा लगेगी, यहाँ पे ये इधर से होना चाहिए था, ये गलत जगह। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 178 में देखा जाए तो यहाँ पे प्राणी वृंद जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो इस पे मात्रा ड पे ना, ये इस इधर से आएगी, ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। सही वर्तनी यहाँ पे देखा जाए तो आपका किसकी हो जाएगी बताइए, महात्मा किस तरीके से लिखा जाएगा, 179 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए महात्मय आपका आधाता आधामय आएगा, ठीक है, महा आधाता आधामय आएगा, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के तैयार हूँ, इस तरीके से यहाँ पे 180 का आंसर क्या बनेगा। तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये बात सही है। निम्नलिखित जो युग्म है उन पर बताना कौन सा एक विमेल है, कौन सा एक विमेल है। वाक्यांश और आपके यहाँ पे एक शब्द जो होते हैं वो दिए गए। आइए 181 में देखते हैं आंसर क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे कि फूलों का मधु, तो यहाँ पे मकरंद सही है। भय उत्पन्न करने वाला भयाकुल, तो भय उत्पन्न करने वाला क्या होता है, भयानक होता है ना, भयाकुल थोड़ी ना होता है। भयाकुल बेसिकली जो होता है भय से घबराया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयानक, भयानक, ठीक है। और ये जैसे क्या हो जाएगा, तो भय से घबराया हुआ, ठीक। चलिए, और भली भांति पोषित तो परिपुष्ट, और जैसा उचित हो वैसा तो यथोचित। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, उसके लिए एक शब्द बनेगा आपका रूपक। क्या बनेगा, रूपक, याद रखिएगा, ठीक है, रूपक। रूपक आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 183 देख लेते हैं। 183 कह रहा है, कि अहम मान्यता शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या। यहाँ पे अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, यही होता है आपका आंसर भी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं 184 में, यहाँ पे आपका हो जाएगा देखा जाए तो समान उदर से जन्म लेने वाला सौदा सही है। लौट कर आया हुआ आगत नहीं होता है, क्या होता है लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द बनता है आपका क्या, प्रत्यागत। क्या बनता है, प्रत्यागत। ये सब तो आपको रटा होगा इस समय ना। जो शास्त्र जानता हो, तो यहाँ शास्त्र की सही शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सदा भाव किस एक के लिए सही शब्द है बताइए। 185 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सदा रहने वाले के लिए बनता है सदा भाव, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। सर्वदा कल्याण करने वाले के लिए सदाशिव, सब कुछ जानता जो हो सर्वज्ञ, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो ऊपर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपका उधर्वगामी कहने का मतलब ये आंसर बन जाएगा, यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद 187 सूची को सूची 2 से सुमेल करना। भला या हित चाहने वाले के लिए आपका क्या एक शब्द बनता है, हितैषी बनेगा, बिल्कुल सही बात है। मरते दम तक, तो मरते दम तक के लिए एक शब्द बनता है आमरण, आमरण आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें जो कहा गया हो तो कथित होता है, और जो मदपान करने का आदि हो उसको मदप कहते हैं। आमने सामने सुमेल हो गया, आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया, तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। प्रश्न 187 के बाद 188 आ गया ना। वह तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, तो कपालिक बनता है ना।
कापालिक बनता है, कापालिक आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है 189, 189 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, हाँ 189 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, कह रहा है कि वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है। तो 189 का आंसर काम के लिए अनुपयुक्त समय जो होता है, यही आपका हो जाएगा 189 का ये आंसर। 190 कह रहा है कि जिसका विवाह ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, तो जिसका विवाह ना हुआ हो तो अपरिणित बनता है, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए 191 कह रहा है आपका पत्र मिला, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपको सिंपल से ये बताना है। तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है आपका। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो ठीक है, सर्वनामिक विशेषण होगा यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, यहाँ पे कौन सा एक आपका यहाँ पे देखा जाए तो विशेषण यहाँ पे नहीं है। शब्द बनाइए, अगर नहीं आ रहा तो शब्द बनाइए, अगर शब्द बन जा रहा है तो विशेषण है। जैसे विपन्न, यहाँ पे देखा जाए विपत्ति है ना, विपत्ति से कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, विपत्ति यहाँ पे विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला निम्नलिखित युगों में से कौन सा विमेल है, बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा एक विमेल है ना, कौन सा विमेल है। तृतीय श्रेणी क्रमवाचक विशेषण तो सही है। कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो सकता है। दो दो प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक दो दो सही है। थोड़ा सा आटा निश्चित परिणामवाचक विशेषण कब से हो गया भैया, थोड़ा सा आटा मतलब अनिश्चित होना चाहिए ना। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। अगला कह रहा है 195, आ गया 195 इधर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है, कौन सा एक विशेष शब्द आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। तो आरूढ़ जो है ये एक तरह से विशेष शब्द नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, एक विशेषण है। निम्नलिखित में से आपको बताना किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग आपका नहीं हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग नहीं, उसका कोट पुराना था। सीमा उनकी लाडली बेटी है, राम 10 वर्ष का है, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी है। तो किसमें आपको बताना विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। तो यहाँ पे माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखिए उसका कोट पुराना है तो कोट की विशेषता क्या है, पुराना। सीमा उनकी लाडली लड़की, लाडली बेटी है, बेटी की विशेषता लाडली है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो 10 हो जाएगा ये भी। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, यहाँ पे विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पे होता है ना, माँ ने खाने के बाद और रोटी परोसी या और खाना दिया तो विशेषण हो जाता। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। चलिए अगला विशेष विशेषण, विशेष और विशेषण दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पे सुमेल करते हैं। अनुभूति का यहाँ पे देखा जाए तो विशेषण क्या होगा, तो अनुभूति का यहाँ पे हो जाएगा अनुभूत, नीति का नैतिक हो जाएगा, और बालक का बाल्य हो जाएगा, और पंगुता का आपका पंगु हो जाएगा ना, यही हुआ ना। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे ए बनेगा, ए आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है। विशेष शब्द आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, बताइए। तो 198 का आंसर क्या बनेगा, यज्ञ, वंश, राक्षस, विकृत नहीं है, विकृत आपको यहाँ पे विशेषण नहीं है ना। ठीक है, हो गया 198। 99 चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो राम सॉरी रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया, तो क्रिया यहीं पे हो रही है, और परिणाम की बात भी हो रहा है बहुत, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है, बहुत सारा। तो बहुत सारा मतलब यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व हुआ लगभग 1.5 घंटे में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, दरअसल टेस्ट भी लगाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं शाम को पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।